दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मील। बहुत से लोग कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, नाम कैसा भी हो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। नाम चाहे जैसा भी हो, चिंटू हो, मिंटू हो, सुरेश हो, मनीष हो, रहमान हो, करीम हो, अब्दुल हो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन नहीं, हालात का जायजा लीजिए और अपने कदम जमीन पर रखिए तो पता चलेगा कि नाम में क्या कुछ नहीं है साहब। नाम में सब कुछ छिपा हुआ है। नाम में जात है, नाम में मजहब है, नाम में आपकी कैटेगरी है, नाम में सब कुछ है, क्योंकि नाम ही एक बहुत बड़ी पहचान है। और जब मजहब की सियासत होने लगती है तो नाम देखकर कैसे चुन चुन कर हिसाब लिया जाता है, इसका अंदाजा अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया डिसीजन से पता चल जाता है। और यह पता चल जाता है कि अगर आप एम फैक्टर वाले हैं, अगर आप मुस्लिम हैं, अल्पसंख्यक हैं, तो आप सिर्फ देश की कयादत में, राजनीति में ही पिछड़े नहीं हैं, आप नौकरियों में ही पिछड़े नहीं हैं। अगर आप आगे बढ़ना भी चाहें तो आपकी टांग खींचकर नीचे गिरा दिया जाएगा और समझा दिया जाएगा कि तुम्हारी औकात हमारे आगे तो ऐसे नहीं है। देश में हमारे देश में जो सबसे बड़ा संगठन अपने आप को समझता है, वो किसी को आगे बढ़ते देख ही नहीं सकता। वो नहीं देख सकता कि सामने वाला मेरे से आगे कैसे बढ़ रहा है और इस काबिलियत पर कैसे पहुंच गया, कैसे उस मुकाम पर पहुंच गया जहां उसको इज्जत मिल रही है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के इंदौर की। इंदौर के गवर्नमेंट न्यू कॉलेज का एक मामला सामने आया है, जिसमें एक प्रिंसिपल को, एक मुस्लिम प्रिंसिपल होते हैं और जिनके ऊपर बड़ा ही सांप्रदायिक आरोप लगाया जाता है। यहां तक आरोप लगाया जाता है कि ये लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जो गैर मुस्लिम छात्र हैं उनको टॉर्चर कर रहे हैं, उनको फेल कर रहे हैं, उनके साथ मजहबी तासुब रखते हैं, तमाम चीजें लगाई गई इल्जाम। और प्रिंसिपल होने के नाते उनके खिलाफ इतना प्रोटेस्ट किया गया, इस हद तक प्रोटेस्ट किया गया कि लास्ट में उनको मजबूरन दबाव में आकर के इस्तीफा देना पड़ा। उनके खिलाफ केस मुकदमे FIR दर्ज होते हैं, हाई कोर्ट में मामला जाता है, फिर मामला वहां से भी काम नहीं चलता, जांच कमेटी बैठती है, वो भी सिफारिश करती है कि इनके फेवर में कोई चीज देने लायक नहीं रही। लास्ट में ये होता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने पूरे के पूरे केस को ही खारिज कर दिया। लेकिन उसकी वजह से हालत ये हो गई कि जो प्रिंसिपल साहब थे, उनके नाम पर, उनके चेहरे पर बहुत बड़ा धब्बा लग गया। और ये पूरा का पूरा कांड रचने वाले कोई और नहीं है। मैं किसी हिंदू के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं उस राष्ट्रवादी संगठन के बारे में कह रहा हूं जिसके एजेंडे में, जिसके प्रोपेगेंडे में सिर्फ सांप्रदायिकता, जहर और नफरत भरी हुई है और ये देश के लिए कोई काम नहीं करना चाहते। इनके शुरू से इतिहास रहा है। इन्हीं का एक छात्र संगठन है ABVP, और ABVP से जुड़े लोग होते हैं जो लॉ कॉलेज में, इंदौर के लॉ कॉलेज में, जिसमें मुस्लिम प्रिंसिपल होते हैं, वहां वो पढ़ते रहते हैं। और हालत ये होती है कि 2 साल तक ना वो एग्जाम देते हैं, ना वो क्लास आते हैं, और जिसके वजह से वो फर्स्ट ईयर में ही रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। और जब फीस जमा नहीं करते तो उनको अगली बार एग्जाम भी देने के लिए रोक दिया जाता है, धमकी देती है कि आप नहीं दे सकते। लेकिन इसके बाद ABVP के लोगों ने जो साजिश रची, उसने प्रिंसिपल की जिंदगी को बिल्कुल नरक बना दिया। और प्रिंसिपल का जिस तरह से इन लोगों ने शोषण किया, उनके खिलाफ तरह तरह के इल्जाम लगाए गए। कहा गया कि भैया ये नमाज पढ़ने के लिए लोगों को उकसाते कहते हैं कि भैया नमाज पढ़ो। जुमे की चूंकि ये बच्चे नमाज पढ़ने जाते हैं तो ये भी नमाज पढ़ने जाते थे। भाई जुमे की नमाज तो हर कोई पढ़ता है, नौकरी में भी कोई होता है तो भी टाइम निकाल करके जाता है, छुट्टी लेकर के जाता है, पढ़ता है। हम लोग जब भी न्यूज चैनल में होते थे तो बाकायदा हम लोगों के सहयोगी जो हिंदू थे वो खुद याद दिलाते थे कि शम्स भाई टाइम हो गया, आपकी नमाज छूट जाएगी, जल्दी जाओ। तो नोएडा का सेक्टर 8 में एक बहुत बड़ी मस्जिद, पूरा नोएडा की सबसे बड़ी मस्जिद है, तो वहाँ हम लोग जाया करते थे नमाज पढ़ने के लिए, पास में ही था, तो वहाँ जाया करते थे नमाज पढ़ने के लिए और फिर तुरंत नमाज पढ़ के आ जाया करते थे, कभी किसी को आपत्ति नहीं हुई। ठीक उसी तरह इनके कॉलेज में भी मामला था, जिनको नमाज पढ़ना तो नमाज पढ़ने चले जाते थे, प्रिंसिपल साहब भी जाते थे। इसको लेकर के भी छात्रों के जरिए ताना मारा जाता था। कौन छात्रों के जरिए? ABVP के जो छात्र थे उनके जरिए। ये ABVP RSS का स्टूडेंट विंग है और इन्हीं लोगों ने पूरे माहौल को खराब कर दिया। हालत ये हो गई कि उन पर मुकदमेबाजी हो गई, इनसे इस्तीफा लिया गया और प्रोफेसर साहब का नाम है डॉक्टर एनामुर रहमान और ये गवर्नमेंट न्यू लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल थे। और ये पूरा मामला दिसंबर 2022 का है। इसके बाद इनको सस्पेंड कर दिया गया और ABVP से जुड़े
जो छात्र थे इनके ऊपर बड़े गंभीर सांप्रदायिक इल्जाम लगाने लगते हैं इनामुर रहमान के खिलाफ। अब जो मुकदमा दर्ज था उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। उन्होंने बाकायदा मीडिया से इंटरव्यू किया, बाकायदा बीबीसी से बात करते हुए बहुत ही भावुक हो गए। और जाहिर सी बात है, किसी के ऊपर भी इतना लंबा इल्जाम लगा रहा, दुनिया भर की बदनामी, रुसवाई, और खासतौर से एक मुसलमान होते हुए। मुसलमानों के भीतर का हालत ये है कि अगर एक छोटी सी कंप्लेंट भी दर्ज हो जाए, एफआईआर भी दर्ज ना हो, तो आपके जितने भी सगे संबंधी होंगे, जितने भी नाते रिश्तेदार होंगे, इसे इतनी बदनामी के तौर पर देखेंगे अगर एक एफआईआर अगर हो गई तो, कि वो तुरंत ही अपना रिश्ता नाता सब कुछ तोड़ लेंगे आपसे, मानो आपने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो गया हो, तो भले ही मामला टोटल फर्जी हो जाए। उसी तरह से इनका भी हाल है। ये भावुक होते हुए कहते हैं कि मेरे 38 साल के टीचिंग करियर में कभी भी किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगा था, कभी कोई जांच नहीं हुई थी, एक कारण बताओ नोटिस तक जारी नहीं हुआ था। वो भावुक होते हुए कहते हैं कि कॉलेज की बेहतरी के लिए अपनी तमाम एनर्जी मैंने लगा दी, आगे बढ़ने के लिए मैंने सब कुछ किया। मैं बाहर से टीचरों को लेकर के आया, बाहर से अच्छे कॉलेजों से संपर्क स्थापित किया, सरकार के सीनियर अफसरों से जाकर मुलाकात किया, चाहता था कि आने वाली नस्लों को कोई परेशानी ना हो, लेकिन इनका कोई फायदा नहीं हुआ, इन सबको कुछ फायदा नहीं हुआ। रहमान साहब का इस्तीफा एबीवीपी के दबाव के बाद लिया गया। उसमें यह भी इल्जाम लगाया गया कि 28 टीचर इसमें हैं और उसमें से 4 मुसलमान हैं। उसमें कहा गया कि तो मुस्लिम फैकल्टी ला रहे हैं, जो प्रोफेसर टीचर्स उसमें हैं उसमें 4 मुस्लिम थे, और ये आरोप लगा कि भाई ये मुस्लिमों को ही भर्ती ले रहे हैं, मुस्लिमों को ही रख रहे हैं, जबकि फैकल्टी टोटल कितनी थी 28 और मुस्लिम कितने थे 4। तो सोचिए किस तरह के इल्जाम लगाए गए। और लोग कहते हैं ना कि आगे बढ़ते जाओ भाई, शिक्षित रहो, कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भाई जब दिमाग में गोबर भरा हो ना, तो आप आसमान पर पहुंच जाएं, लेकिन आपको जमीन पर खींच कर गिरा दिया जाएगा, वो भी सिर्फ आपका नाम और पहचान ही काफी है। हालांकि इस दौरान डॉक्टर रहमान जो हैं वो ये भी कहते हैं कि मुझे गैर मुस्लिम छात्रों के जरिए, अपने स्टाफ के जरिए बहुत सपोर्ट मिला। भले ही वो खुलकर मेरे सामने ना आए हों, लेकिन उन्होंने मुझे बैकडोर से काफ़ी सपोर्ट किया। इंक्वायरी भी इंक्वायरी भी होती है, लेकिन इंक्वायरी जो होती है उसमें जो स्टाफ होते हैं उनका बयान की कोई अहमियत नहीं रखी, क्योंकि उन्होंने टोटल प्रिंसिपल साहब के समर्थन में अपना बयान दिया था। और जबकि जो शिकायत करने वाले लोग थे उन्हीं लोगों के बयानों को ज़्यादा तरजीह दी गई, बहुत तरजीह दी गई। और जाहिर बात है उस वक्त मध्य प्रदेश में चुनाव का दौर था, दिसंबर 2022 का मामला है, चुनाव का दौर था। और चुनाव के बाद, मतलब चुनाव से पहले ही इस तरह के पूरे मामले जब सामने आने लगे, तो आपको याद होगा आहत एक मंत्री हुआ करते थे, अभी हाल ही में हटे हैं, हार भी गए चुनाव और अपने घर बैठे हुए हैं, और भाजपा में उनकी कोई अहमियत नहीं रही। उन्होंने भी उनके खिलाफ खूब जहर उगले, उनके अरेस्टिंग, गिरफ्तारी तक मामला पहुंच गया। खैर, तमाम मामले सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद रद्द हो गए। एफआईआर का जायजा लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि एफआईआर बिल्कुल ही जायज नहीं था और ये बिल्कुल अनुचित है, और इसके अलावा कुछ नहीं एफआईआर, और उसको पूरा क्वेश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया एफआईआर, पूरे केस को ही खत्म कर दिया गया, रफा दफा कर दिया गया। जबकि उनको हाई कोर्ट से भी कोई ज्यादा राहत नहीं मिली थी, कुछ राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर में लगाया गया कोई भी आरोप साबित नहीं होता। अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार की कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा कि यह अत्याचार और प्रताड़ना का मामला है। डॉक्टर इनामुर रहमान 31 मई को ही अब रिटायर होने वाले हैं, और रिटायरमेंट से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने पूरे केस को रद्द कर दिया। ये बहुत बड़ा उनके लिए तोहफा है। इसमें सबसे खास एक किताब होती है जो आरएसएस को लेकर छापी गई होती है, और आरएसएस के बारे में जो एक्टिविटी होती है, अखबारों मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से एक किताब होती है जो कॉलेज के लाइब्रेरी में रखी होती है। उस किताब को लेकर खूब बयानबाजी हुई। उस किताब को एबीवीपी के लोगों ने, संघ से जुड़े लोगों ने हिंदू विरोधी बताया, हिंदू फोबिया बताया, और यह भी आरोप लगाया कि जो किताब है उसमें आरएसएस, बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी, वीएचपी, इन तमाम लोगों के खिलाफ जो है, बजरंग दल, इन सब के खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा चलाया गया है, उनके खिलाफ नफरत फैलाई गई, इससे तमाम हिंदुओं का अपमान होता है। इस तरह के मामले, आरोप लगाए गए। और उस किताब को लिखने वाले प्रोफेसर साहब नहीं थे, बल्कि जब ये अभी आए नहीं थे 2014 में ही लाइब्रेरी में हिंदू प्रिंसिपल हुआ करते थे, उनके दौर में वो किताब लाके रखी गई थी, जबकि ये तो 2019 में आए। लेकिन इनके आने से उस किताब को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किताब तो अपने आप लाइब्रेरी में रखी गई थी। और उस किताब को लिखने वाली
डॉक्टर फरहत खान थी। उन्होंने समाचार पत्रों में छपे आलेखों के आधार पर इस किताब को तैयार किया था और इस किताब का नाम था कलेक्टिव वायलेंस एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, यही किताब था। और इस किताब को लेकर के इनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए जाने लगे, बहुत ही गंभीर आरोप लगाए गए। लेकिन अगर गौर से देखा जाए, नजर उठाकर देखा जाए, तो मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता। प्रोफेसर साहब का जो मामला था वो तो आप देख लीजिए, तो एक तरफा मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरे एफआईआर को कैंसिल कर दिया। लेकिन जिस वक्त चुनाव होने वाले थे 2023 में, और ये दिसंबर का मामला था, उसी दौरान 2-3 महीने के अंदर ही बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी थी जो धर्म के आधार पर, नाम, पहचान, मजहब देखकर, सब कुछ के आधार पर टारगेट किया गया। मुसलमान भी थे और ईसाई भी थे। इसी तरह एक मामला सामने आया 7 अक्टूबर 2022 को विदिशा में एक मुस्लिम प्रिंसिपल शाइना फिरदौस को बजरंग दल के सदस्यों के जरिए कैंपस के अंदर एक मजार की मौजूदगी के बाद हटा दिया गया। आरोप लगाया गया कि इन्होंने जो है सरकारी फंड से मजार बनवा दिया और ये जो है सरस्वती की मूर्ति नहीं लगाने दे रही। उन पर यह भी इल्जाम लगा कि ये राष्ट्रगान की इजाजत नहीं दे रही हैं, ये राष्ट्रगान नहीं गाने दे रही हैं लोगों को। इस तरह के पूरे इल्जाम लगाए गए। बाकायदा जब मीडिया ने इन खबरों को उछाला, उनकी दुकान चलानी थी मीडिया को, तो मीडिया ने नफरत की पूरी दुकान को खूब उछाला। और जब इस पूरे मामले को खूब जोर देकर के छापा, तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने इस पूरे मामले को नोटिस लिया, संज्ञान लिया। उसके बाद एक रिटायर्ड कर्मचारी की शिकायत पर प्रिंसिपल को हटाने की सिफारिश कर दी गई। इसी तरह मिलती जुलती एक और घटना थी। 2 नवंबर 2022 को एबीवीपी के लोगों ने गुना जिले में एक ईसाई मिशनरी स्कूल, क्राइस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उनका इल्जाम था कि कक्षा 6 के एक छात्र ने आरोप लगाया है कि सुबह की प्रार्थना में भारत माता की जय के नारे लगाने की वजह से 2 टीचरों ने उसको पीटा। अब इस तरह के आरोप हैं, लेकिन एबीवीपी ने इन आरोपों को सुना, उसके बाद वो उछल पड़ा, उसने खूब प्रोटेस्ट किए, खूब हंगामा किया। पुलिस ने 2 शिक्षकों को, मतलब तुरंत ही एफआईआर लॉन्च हुई। 2 शिक्षकों को जो है, जिसमें से एक का नाम जस्टिन है और दूसरे का नाम जैस्मीना खातून, मतलब एक क्रिश्चियन थे और एक मुस्लिम थे। इन दोनों पर आईपीसी की धारा 323 स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए सजा वाली वो धारा भी लगा दी गई, 506 यानी आपराधिक धमकी के लिए। इसके साथ साथ बच्चे को जो है उसके मामले को लेकर के भी धारा 75 के तहत दर्ज किया गया, जिस जो चिल्ड्रन अधिनियम 2015 से जुड़ा था। और उसके बाद बेचारों की खाट खड़ी हो गई। मतलब नौकरी पाना और नौकरी गंवाना बिल्कुल चुटकियों का खेल हो गया, चुटकियों का खेल। पर गौर से देखा जाए तो हर मामले के पीछे एक ही संगठन के लोग होते हैं। नाम बदल जाए लेकिन संगठन, मात्र संगठन एक ही होता है। इससे पहले खरगोन में तंजीम जरखेज नाम की एक संस्था बनाई गई और उस संस्था को चलाने वाले भी संघ से जुड़े लोग थे। उन लोगों ने किसानों के बीच में जाना शुरू किया, तंजीम जरखेज, और यह हंगामा किया गया कि ये जो तंजीम जरखेज है ये मुसलमानों का संगठन है और वो किसानों की ज़मीनों को बहुत तेज़ी से खरीद रहा है और ख़रीदने के बाद यहाँ पर इलाके में जो है स्कूल बनाएगा, मदरसे बनाएगा, मकतब बनाएगा, धार्मिक स्थल बनाएगा, जिसके बाद हिंदुओं का जीना मुहाल हो जाएगा। आप सोचिए कि जिस जगह पर मस्जिद, मदरसे हैं, मकतब हैं, क्या वहाँ हिंदुओं का जीना मुहाल हो गया? लेकिन गाँव के भोले भाले लोग उसके चंगुल में फंस गए। सैकड़ों एकड़ की जमीन उन लोगों ने औने पौने दाम में देकर हटना शुरू किया कि जल्दी इलाका छोड़ो, क्योंकि हम मुसलमान आने वाले हैं और मुसलमान एक बार बस गए तो हमारे बाल बच्चों, हमारी बीवियों, सबको लेकर भाग जाएंगे। इस तरह की चीजें फैलने लगी। बाद में पोल खुला कि साहब ये तो संघ के जोड़े लोग ही हैं और उन्हीं लोगों का यह संगठन है। इस बारे में मैं 2 साल पहले आप लोगों को बता चुका हूं। लेकिन नफरत देखिए, नफरत का यह हाल है कि संघ से जुड़े लोग आपको देखना नहीं चाहते, किसी को भी ढंग से देखना नहीं चाहते। ये मामला दलितों के ऊपर भी लागू होता है। अगर कहीं दलित भी होते हैं तो भी उनके खिलाफ जबरदस्त तरीके से अत्याचार होते हैं। बट मुसलमानों का मामला जब होता है तो उनके नाम से ही जाहिर हो जाता है कि इनका नाम क्या है, इनकी असल पहचान क्या है, इनका मजहब क्या है, निशाना बना दिया जाता है। इसी तरह से आप गौर करिए, उज्जैन का मामला सामने आया था। नाबालिग बच्चे थे और महाकाल का वहां से शोभा यात्रा निकला और शोभा यात्रा जब निकला तो उन पर इल्जाम लगाए छोटे छोटे मासूम बच्चों के ऊपर, नाबालिग बच्चों, उनके घर वालों के ऊपर, कि इन लोगों ने जो है कुल्ला किया है, बोतल का पानी पिया
और नीचे थूक दिया जो कि महाकाल की शोभा यात्रा जा रही थी। मतलब ये इल्जाम लगाया कि देखो ये लोग कितना नफरत करते हैं, शोभा यात्रा के ऊपर थूक दिया, क्योंकि उस वक्त चुनाव का माहौल था। हालत ये होती है कि उस मामले में एफआईआर दर्ज होती है, तुरंत एफआईआर दर्ज होती है। अगले दिन डुगडुगी बजा करके उसके घर को तोड़ दिया जाता है, पूरे उसके घर को ही जमींदोज कर दिया जाता है, इनलीगल बता करके कि जो है घर अवैध था। तो भाई मुकदमा दर्ज होने के बाद या आरोप इल्जाम लगने के बाद ही घर अवैध क्यों होता है? अगर अवैध है तो उज्जैन में हजारों लाखों घर होंगे, सबकी एक ही बार जांच करो, जितने अवैध हैं सबका तोड़ दो, चुन चुन कर ही क्यों? बुलडोजर के चलने पर ताली एक खास वर्ग के लोग क्यों बजाते हैं? संघ से जुड़े हुए लोग क्यों खुशखबरी मनाते हैं? गिरवा टोले के लोग क्यों खुशखबरी मनाते हैं? समझ में नहीं आता। लेकिन जब मामला आगे बढ़ता है तो पता चलता है कि साहब पूरा केस ही फर्जी था। शिकायत करने वाला मुकर जाता है, वो तो कहता है कि मैं तो किसी मामले में गया था थाने में, वहां साइन उन करवाया गया, मैंने तो कोई एफआईआर नहीं दी, मैं तो जानता भी नहीं उन लोगों को जिनके ऊपर इल्जाम लगा है। केस क्या हुआ समझ लीजिए। इसी तरह से मध्य प्रदेश से ही यह खबर सामने आती है, बुरहानपुर इलाके से, कि भाई मुसलमान नौजवानों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। मामला कोर्ट में जाता है, इस हद तक मामला विवादित हो जाता है कि पूरे समाज से उन लोगों का बहिष्कार किया जाता है, मुसलमानों के भीतर। हालत यह हो जाती है कि एक बंदा तो आत्महत्या भी कर लेता है आरोपियों में, और अब जाकर के बात सामने आता है कि नहीं वो पूरा मामला ही फर्जी था। लेकिन सोचिए कि इस मुकदमा दर्ज होना कितना बड़ा अपराध हो गया। एक मुकदमा दर्ज हो गया, उसके बाद समाज के जरिए उसको टॉर्चर किया जाता है, उसके अपने समाज के जरिए, मुस्लिम समाज के जरिए उसे गिरी हुई निगाहों से देखा जाता है, उसकी इज्जत खत्म कर दी जाती है एक एफआईआर दर्ज होने पर। भाजपा और आरएसएस के लोगों पर अगर एक एफआईआर दर्ज हो जाती है तो खूब मिठाइयां बचती हैं कि बंदा तो हमारा नेता बन गया आज से। सोचिए, लेकिन मजहब के चश्मे से देखने वाले लोग पूरे समाज के लिए गंदगी की मिसाल है, और ये किसी को सुख चैन से देखना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि खुद अंगूठा छाप हैं, ये खुद जाहिल हैं, खुद पढ़ना नहीं चाहते। एबीवीपी के जिन छात्रों के साथ इंदौर के लॉ कॉलेज में मामला सामने आया, वो स्कूल भी नहीं जाते थे, कॉलेज वो नहीं जाते थे, उल्टा इल्जाम भी लगाने लगे कि ये तो फेल करते हैं। तो भाई प्रिंसिपल ने तो यहां तक कहा कि भाई फेल करना, पास करना ये तो यूनिवर्सिटी का काम है, ये तो सिर्फ कॉलेज है। वो ना फीस देते थे और ना ही अटेंडेंस उनका था, स्कूल में पढ़ने भी नहीं आते थे। हालत ये थी कि संबंधित जो छात्र थे एबीवीपी के, वो फर्स्ट ईयर में ही रह गए, जबकि 2 सेमेस्टर बीत चुके थे। हालत ये है। खैर, क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।